हेलो गाइस, स्टार एके में आप सभी का स्वागत है। बेसिक केमिस्ट्री की मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें ऑफ-बाउ नियम और n+l का नियम लिया था। वो वीडियो गलती से मुझसे डिलीट हो गई है, जिसकी वजह से आज ये वीडियो हमें दोबारा अपलोड करनी पड़ी है। तो कोई नहीं, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज फिर से पढ़ेंगे और इसमें एक नियम और ऐड करेंगे, हुंड का नियम। छोटा सा नियम है, हुंड का नियम, ठीक है। तो देखते हैं कि ऑफ-बाउ नियम क्या है। देखो, ऑफ-बाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना। किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना। इसके अनुसार, ऑफ-बाउ नियम के अनुसार, परमाणुओं के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं, ठीक है। परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी परमाणु का या तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो वो भी हम इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ फ्लो डायग्राम बना रखा है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। चलो तो आगे देख लेते हैं। ऑफ-बाउ नियम क्या है? जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना। इसके अनुसार परमाणुओं के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं। तो क्या होता है कि ऑफ-बाउ नियम के अनुसार परमाणुओं के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर हम एनर्जी की बात करें तो सबसे कम एनर्जी होगी 1s की, देन 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, इस तरीके से हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरे जाएंगे जिसकी एनर्जी कम होगी। अब किसकी एनर्जी कम होगी यानी किसमें पहले भरे जाएंगे, ये हम n+l के नियम से समझेंगे। तो आगे की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण ले लूँ तो लाइक कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 20 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 20 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो होगा 1s, है ना। किसके अकॉर्डिंग करेंगे? इसके अकॉर्डिंग। देखो, पहले 1s, उसके बाद 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, इस तरीके से हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, इससे पहले एक बात और समझ लो। इससे पहले मैंने अभी बोला उपकोष कौन कौन से होते हैं हमारे? उपकोष हमारे 4 होते हैं, S, P, D और F। आगे भी हैं लेकिन इन्हीं से काम चल जाता है। हमारे जितने भी तत्व हैं उनका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहीं से हो जाता है, ठीक है। F के बाद में G आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, S उपकोष में ये क्या है, हमारे उपकोष हैं। उपकोष क्या होता है कि S उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, P उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, D उपकोष में 10 रखे जाते हैं और F में 14 रखे जाते हैं। अधिकतम रखे जाते हैं, है ना। कम रख सकते हैं लेकिन इससे अधिक नहीं रख सकते, ओके। तो इसी के अकॉर्डिंग बस ये ध्यान रखना है और थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, 1s पहली कक्षा है हमारी 1 और उसके साथ उपकोष कौन सा है? S। तो 1s, S में मैंने अभी बताया है अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है? 2, तो यहाँ हम रख देंगे 2। उसके बाद में 2s, इसमें भी 2, 2p6, 3s2। काउंट कर लेते हैं कितने हो गए। देखो 20 है हमारे पास, 20 पूरे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, जिसमें से 2, 4, 6, 10, 2, 12। अभी हमारे पास कितने बचे हैं? 8 बचे हुए हैं। तो इससे अगला 3s के बाद में क्या आ जाएगा? 3p में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। नेक्स्ट 3p के बाद में 4s 20 थे, 20 के 20 पूरे हो गए, ठीक है। तो ये रहा कैल्शियम का। और ले लेते हैं एक आध।
ब्रोमीन का होता है 35 होता है। इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s तक आ गए। उसके बाद में 4s के बाद में आ जाएगा 3d, तो 3d10 हमारे पास 35 थे, यानी ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना था 35, तो इलेक्ट्रॉन भी हमें उतने ही जितना परमाणु क्रमांक होता है किसी तत्व का वही उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 35 थे, 35 के बाद में अगर हम आगे चलेंगे तो बचे 5 और कौन सी कक्षा आएगी 3d के बाद में, 3d के बाद में आएगा 4p, तो 4p5, ठीक है। इसमें बाहर वाली कक्षा या बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन ये किसी और दिन बात कराएंगे, और जब क्वांटम नंबर वगैरह पढ़ेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए। अब मैं कुछ से क्रम से लिख लेती हूँ। S1 4s2। तो देखिए मैंने यहाँ इस साइड सभी के परमाणु क्रमांक लिखे हैं और एक क्रम से लिखे हैं, 1 से लेके 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में ऑफ-बाउ नियम का एक एक्सेप्शनल है, अपवाद है, उसको और समझाते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ऑफ-बाउ नियम का एक एक्सेप्शनल है, अपवाद है। क्या कहता है कि जो डी उपकोष होती है, डी उपकोष, इसमें 4 या 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, है ना। डी उपकोष में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। तो होता क्या है कि ये क्या करता है, अपने नजदीकी उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन ले करके 5 या 10 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, 5 या 10 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। ऐसा होता क्यों है, तो आगे हम पढ़ेंगे जब एक्सेप्शनल पढ़ेंगे। देखो पी ब्लॉक में और एस ब्लॉक में इतना एक्सेप्शनल नहीं है, सबसे ज़्यादा डी और एफ में है। तो बस कुछ नहीं है, बस इतना है कि जो कक्षक पूर्ण भरे होते हैं वे ज़्यादा स्थायी होते हैं, या जो अर्ध भरे होते हैं वे ज़्यादा स्थायी होते हैं। कह सकते हैं अर्ध भरे या पूर्ण भरे कक्षक क्या होते हैं, ज़्यादा स्थायी होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ डी में कितने 5 कक्षक होते हैं, डी में 5 कक्षक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर हम 4 देखें तो 1 2 3 4 इस तरीके से रहेंगे, ना तो ये अर्ध भरा है और ना ही ये पूर्ण भरा है। और 9 की बात करें तो 5 6 7 8 9, अब भी एक खाली रह गया, है ना। उसी के बाद अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 5 कक्षक होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो ये कक्षक क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे, ज़्यादा स्थायी होंगे, है ना। इसीलिए ये क्या करता है, अपने नजदीकी से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना स्थायित्व बना लेता है। जैसे एग्जाम्पल क्रोमियम 24, कॉपर 29, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि अपवाद में अभी मैंने आपको क्या बताया कि डी में 4 इलेक्ट्रॉन या 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं ना, नहीं रहते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और यहाँ 5 हो जाएंगे। अब ये क्या है, सही है। इसी तरीके से अगर इसको देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। तो 9 नहीं करने हैं, क्यों नहीं करना है, मैंने बताया एक्सेप्शनल है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा और यहाँ कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए
तो आगे हम बात करेंगे कि मैंने अभी आपको ये बताया कि पहले हम किस में रखेंगे, 1s में, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s। हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो अब हम देखेंगे n+l का नियम। क्लैचकोवस्की या n+l का नियम, क्लैचकोवस्की या n+l का नियम। n+l का नियम क्या कहता है? n+l का नियम कहता है कि n+l के नियम के अनुसार हम पहले उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं जिसके लिए n+l का मान कम होता है, उसके बाद उस कक्षक में जिसके लिए n+l का मान ज़्यादा होगा। कभी कभी क्या होता है कि किन्हीं दो कक्षकों के लिए n+l का मान क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है। तो हम इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेंगे जिसमें n का मान कम होगा, बाद में इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे जिसमें n का मान ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखते हैं चलो। जैसे कि अगर मैं यहाँ से ये ले लूँ 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, और 4s। ठीक है, तो अभी हम इसमें देखो, पहले ये समझ लो n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। l क्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या। ठीक है, यानी उपकोष का नंबर। देखो n के जो मान होते हैं, n के मान होते हैं, n मुख्य क्वांटम संख्या यानी कोश का नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या। n के और l के, इनके n के और l के कुछ मान होते हैं। तो देखो n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है, तो इसके जो मान होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4 ... कोई भी प्राकृतिक नंबर। इसी तरीके से l के कुछ मान होते हैं। तो l हमारा उपकोषों को शो करता है। उपकोष कौन कौन से, s, p, d और f, s, p, d और f। s का जो मान होता है वो होता है 0, p का मान होता है 1, d का मान होता है 2, f का मान होता है 3। आगे और होता है f के बाद में g, h। ठीक है, लेकिन उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं चलो, इसमें अगर मैं n+l लगाऊं, n+l लगाऊं तो n की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस l के लिए s का क्या मान है, 0, तो ये हो जाएगा 1। इसी तरीके से इसमें देखें तो n+l, n की जगह 2 प्लस 0 बराबर 2। यहाँ लगाएंगे n+l तो n की जगह 2 प्लस l की जगह p का मान क्या है, p का मान 1 है, तो ये हो जाएगा 1 यानी बराबर 3। क्या हो जाएगा, 3। यहाँ देखेंगे n+l तो ये हो जाएगा इसके लिए 3 प्लस 0 बराबर 3। अब यहाँ आपने देखा होगा कि देखो सबसे कम वैल्यू किसकी आई, 1s की, दूसरे नंबर पर आई 2s, फिर 2p, फिर 3s। आगे और बढ़ते हैं तो यहाँ लगाएंगे n+l, n के लिए हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबर 4, और यहाँ देखेंगे n+l 4 प्लस 0 बराबर 4। तो देखो यहाँ ध्यान से देखना, सबसे कम वैल्यू किसकी है, 1 की, तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, 1s में, दूसरे नंबर पे 2s में। अब यहाँ तो हमें वैल्यू पता पड़ी कि इससे बड़ी इसकी है, लेकिन यहाँ देखोगे तो इसकी और इसकी वैल्यू सेम आ रही है, वैसे ही इसकी और इसकी वैल्यू भी सेम आ रही है। अब यहाँ कैसे देखेंगे, तो यहाँ हम किस तरीके से पता करेंगे, हम देखेंगे कि जिसके लिए n का मान कम होगा, जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे, और जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा होगी बाद में उसमें भरे जाएंगे। तो देखो यहाँ देखेंगे तो n की वैल्यू यहाँ 2 है और n की वैल्यू यहाँ 3 है, तो जहाँ कम है पहले उसमें यानी इसमें, जहाँ ज़्यादा है फिर उसमें। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 3, और यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 4। तो पहले किस में जाएंगे, जिसमें n की वैल्यू, जहाँ n की वैल्यू कम होगी। ठीक है, पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। बस ये छोटा सा n+l का नियम था। इसके बाद हमारा अगला जो नियम है वो है हुंड का नियम, और हुंड का नियम देख लेते हैं आप। तो हुंड का नियम बहुत छोटा सा नियम है।
हुंड का नियम, हुंड का नियम, हुंड का नियम। तो हुंड का नियम क्या है? हुंड का नियम कहता है कि किसी उपकोष के कक्षकों में, किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में जो इलेक्ट्रॉन हैं वे क्या करते हैं, एक एक करके रखे जाते हैं ना, एक एक करके भरे जाते हैं। युग्मन तब प्रारंभ होता है जब सभी उपकोषों, सभी कक्षकों में क्या हो जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए। और एक बात का ध्यान रखना, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो सभी इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन होगा यानी चक्रण होगा वो एक ही दिशा में होगा, या ऊपर हो या फिर नीचे हो। ठीक है, तो हुंड का नियम क्या कहता है कि किसी उपकोष के कक्षकों या ऑर्बिटलों, कक्षकों या ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाते हैं। जैसे अगर मैं लूं S, तो S में होते हैं एक कक्षक। S में कितने कक्षक होते हैं? एक होता है। P में कितने होते हैं? P में 3 कक्षक होते हैं। और D में कितने होते हैं? D में 5 कक्षक होते हैं। D में 5 कक्षक होते हैं। इसी तरीके से F में अगर देखें तो F में 7 कक्षक होते हैं, 7 कक्षक होते हैं। और प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन ही रखे जाते हैं, प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन ही रखे जाते हैं। अगर हम देखें, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं लूं Cl, क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, परमाणु क्रमांक 17 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p6 3s2 3p5 3p5। तो यहाँ से अगर मैं देखूं P में, तो P में कितने कक्षक बनते हैं? 5 कक्षक बनते हैं। ठीक है, P में 5 कक्षक बनेंगे। और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ 5 है, पांचों का चक्रण ऊपर की ओर होना चाहिए और एक एक करके भरे जाएंगे। दूसरा एग्जांपल ऑक्सीजन का लें। ऑक्सीजन में 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें इसका, तो 1s2 2s2 2p4 2p4। अब यहाँ P देखें तो P में कितने होते हैं? 3 कक्षक, सॉरी यहाँ P में 5 नहीं, P में 3 कक्षक बनेंगे। रियली वेरी सॉरी। D के होते हैं 5, P के होते हैं 3 कक्षक बनेंगे, 1 2 और 3। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 1 2 3, तीनों में एक एक भरा जाएगा। युग्मन तब, यानी जोड़े बनाना तब आरंभ होंगे जब सभी में एक एक भर जाए। और सभी का चक्रण, ध्यान रहे कि सभी का चक्रण एक ही दिशा में हो। ऐसा ना कर देना कि एक का ऊपर और एक का नीचे। अब युग्मन, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, युग्मन स्टार्ट कर देंगे 4 और 5। इसी तरीके से अगर यहाँ देखें तो P में कितने हैं? 4, और P के कक्षक कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, Px Py Pz जब शेप पढ़ाएंगे तब देखेंगे इसके बारे में, अभी सिर्फ हुंड का नियम समझो। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3। अब पेयरिंग तब स्टार्ट करेंगे जब सभी में भर जाए, तो चौथा इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा। ठीक है, ये हुंड का नियम था छोटा सा। मैंने आज की इस वीडियो में ऑफबाउ नियम, क्लेचकोवस्की का नियम यानी N+L का नियम और हुंड का, तीनों नियम अच्छे से समझाए हैं और उम्मीद करती हूँ समझ में आए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।